देखो सेत्रन के अंदर एस के बाद ए और टी आता है, मतलब 80, यानी इसके अंदर जो मून का तादाद होगा वो 80 के करीब करीब होगा, यानी 82। इस तरह अगर हम यूरेनस की बात करें तो यहाँ एस के ऊपर खत्म हो रहा है, यानी 7 टू 27। तो यहाँ आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और अगर हम नेपच्यून की बात करें तो एन अल्फाबेटिकल अगर आप इस तरह काउंट करेंगे ए बी सी डी तो अप टू 14 एन का नंबर आता है। तो इट्स मीन कि नेपच्यून्स के अंदर जो प्लैनेट्स का मून्स का तादाद होगा वो 14 होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सिंपल कंपोजिशन है। कंपोजिशन के लिहाज से मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ, आपने सिर्फ उसको लर्न कर लेना है। और वो पॉइंट क्या है, अगर आप नेपच्यून्स के अंदर अस्सलाम वालेकुम डियर पीएचडी एंड सीटी एस्पिरेंट्स। डियर टीचर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि केपी के ईटा गवर्नमेंट टीचर्स के ऊपर हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शंस टू ईटा केपी के टीचर जॉब्स के बारे में। सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन हुई थी, और साथ साथ में सिलेबस के बारे में, मेन कोर्स ऑफ कंटेंट फॉर ईटा टेस्ट, आपने कौन से प्रोविंस की बुक्स को फॉलो कर लेना है, साथ साथ में कौन से क्लास से कौन से क्लास तक आपने बुक्स को रीड आउट कर लेना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट कर लेना है, पास्ट पेपर कहाँ से ढूंढने हैं, और साथ साथ में आपने किस तरीके से अपने स्टडी को कंटिन्यूस कर लेना है, और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेना है इस टेस्ट के लिए। तो ये कुछ बातें थी जो कि पिछले वीडियोस के अंदर मैंने बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किए थे, और स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट या टीचर है उसके लिए वो बहुत मुफीद वीडियो है। काइंडली अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले जाके वो देख ले, ताकि आपका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए, आपने किस टेस्ट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन कर लेना है। मेरे बैक साइड पे आपको जो 8x4 फुट का व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं है, आपको बताता चलो आपके लिए मैंने एक यूनिकनेस इस लेक्चर के अंदर क्रिएट किया है। और वो यूनिकनेस क्या है, जैसा कि आपके इल्म में है कि इस टेस्ट के लिए अगर आपने प्रिपेयर कर लेना है तो क्लास 4 से लेकर अप टू क्लास 10 तक जितना कोर्स ऑफ कंटेंट है आपने इसको थ्रू आउट स्टडी कर लेना है। लेकिन ये भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। मतलब क्या, सपोज करें आपके पास टाइम कम है, और टाइम की कमी है क्योंकि आपको पता है टेस्ट एंड करीब है, तो आप इतनी कम टाइम में इतनी बुक्स को तो रीड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है, आपको पता है कि टेस्ट के अंदर क्लास 4 से लेकर अप टू क्लास 10 तक टॉपिक्स है, और एक टॉपिक या लेट सपोज आज जो हमने चैप्टर को स्टडी कर लेना है उस चैप्टर को मैंने कॉम्बिनेशंस क्लास से बनाया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता चलूँ, लेट सपोज ये एक सीरीज है, ठीक है, इस सीरीज से, इस तक गवर्नमेंट सीरीज से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंटॉप सीरीज से, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, और इसके साथ साथ पंजाब सीरीज से। मतलब ये कि आपकी आसानी के लिए मैंने कम्बिनेशन बनाया है। कम्बिनेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने ये चैप्टर स्टडी कर लेना है तो ये चैप्टर सिर्फ एक स्पेसिफिक बुक से नहीं है, क्लास 4, 5, 6, 7 अप टू 8 तक जितना इंफॉर्मेशन इस चैप्टर्स के अंदर बनते हैं वो मैंने सारे इकट्ठे करके इस तरह रिप्रेजेंट किया है बोर्ड्स के ऊपर। तो इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, इस तरह नहीं होता है कि सिंपल एक बुक से मैंने टारगेट पॉइंट निकाले हैं और मैंने आपके साथ वो डिस्कस कर लेना है। तो ये था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसके साथ साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेटिव पॉइंट है जो अक्सर टीचर मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर इन्हिसार करते हैं। टीचर अगर आपका टारगेट है इस टेस्ट के अंदर अच्छे स्कोर करने का, तो काइंडली मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है, ना कि मुख्तलिफ एमसीक्यूज की बुक्स आप उठाएं और आप सिर्फ एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करें। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस से आप इस टेस्ट को टॉप करें या अच्छे नंबर हासिल करें। सबसे पहले आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है, कोई भी बुक पेर उठा ले वो एमसीक्यूज बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। ये मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर आप एक बार कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे तो फिर आपके लिए एमसीक्यूज को सोल्व करना बहुत आसान होता है। लेकिन टीचर का मिस्टेक क्या होता है, वो सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कर लेते हैं, और ये श्योरिटी तो मैं कंफर्म देता हूँ कि टेस्ट के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक बुक से एमसीक्यूज सारे आए हुए। वो क्या कर लेते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स उठा लेते हैं, वो डिफरेंट बुक से आते। अगर आपका एक बार कंसेप्ट डेवलप हो गया है तो फिर उस एमसीक्यूज को सोल्व कर लेना बहुत आसान होता है। तो डियर टीचर, आपकी आसानी के लिए मैंने क्या क्या है मुख्तलिफ कंसेप्ट कंबाइन करके मैं आपके साथ वो डिलीवर करूंगा इस लेक्चर के अंदर भी और आगे लेक्चर के अंदर भी। हाँ, एमसीक्यूज प्रैक्टिस का मतलब मेरा ये नहीं कि आपने एमसीक्यूज के ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर लेना है। एक बार आप कंसेप्ट डेवलप करें टॉपिक्स के ऊपर, बाद में अपनी रिविजन्स के लिए और अपने आप को चेक करने के लिए एमसीक्यूज के ऊपर क्या करना है,
प्रैक्टिस भी कर लेना है। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके साथ जितना मवाद होता है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी पड़ा है, उसको ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना है, बाद में आपने प्रैक्टिस कर लेना है। और एट द एंड ऑफ लेक्चर में आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा उस टॉपिक से रिलेटेड, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना है और कमेंट सेक्शन के अंदर उसका आंसर भी देना है, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपका कंसेप्ट कितना डेवलप हो गया है। और इसके अलावा चैप्टर्स की एंड में हमने क्या कर लेना है, स्पेशल एमसीक्यूज के ऊपर भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वन, डियर टीचर, मैंने एक वीडियोस के अंदर टारगेट कर लेना है एक चैप्टर को, और ये चैप्टर कम्बिनेशन ऑफ 4th 5th 6th 7th अप टू 10th तक जितना पॉसिबल हो सकता है वो मैंने आपके साथ 1 वीडियो या 2 वीडियोस के अंदर एक एक चैप्टर्स को टारगेट कर लेना है। जिस तरह आज हमने बाकायदा आगाज कर लेना है फ्रॉम जनरल साइंस। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, एक जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, और ये हम सीक्वेंस के साथ चलाएंगे एक एक लेक्चर इन सब्जेक्ट से। डियर टीचर, स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम जनरल साइंस, और जनरल साइंस स्पेसिफिक उस चैप्टर्स को टारगेट करेंगे जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने सिलेबस के अंदर उसको टारगेट किया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है ईटा के लिए, यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ईटा से वो है जनरल साइंस, और जनरल साइंस के अंदर जो टॉपिक या चैप्टर हमने स्टडी कर लेना है वो है सोलर सिस्टम, अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अर्थ एंड सोलर क्लास 4th में है, फिर 6 के अंदर सोलर सिस्टम है, इस तरह 7th के अंदर भी यही मेंशन है, और सारों की कम्बिनेशन मैंने यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपके लिए कलेक्ट किया है। सॉरी, इतने ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन करने का मकसद ये था कि आगे जितनी भी वीडियो होंगे आपके लिए उसके अंदर आसानी होगी। हमने स्पेसिफिक पे स्टार्ट लेना है और इस तरह फिर डिटेल्स के साथ डिस्कशन नहीं होगी, टू द पॉइंट डिस्कशन होगा। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि व्हाट इज सोलर सिस्टम, और फिर सोलर सिस्टम के अंदर हम चले जाते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या एक्चुअली, और इससे एमसीक्यूज किस तरीके से पॉसिबल है ईटा के अंदर। सोलर सिस्टम क्या है इसको डिफाइन कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ द सन एंड द हेवनली ऑब्जेक्ट्स सच एज प्लैनेट, एस्ट्रॉयड एंड मेटियर्स दैट ऑर्बिट अराउंड द सन। डायग्रामेटिकली इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। याद रखिए डियर टीचर, इस लेक्चर के अंदर मैंने प्रीवियस जितने हायर लेवल पर लेक्चर रिकॉर्ड किए वो सारा डायग्रामेटिकल है, लेकिन इस लेक्चर्स के अंदर हम डायग्रामेटिकली बहुत कम शो करेंगे। वजह क्या है, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आते हैं, इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आते हैं, ना कि डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, जहाँ पे डायग्राम इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ इस तरह 3D शो करूंगा कि ये सिस्टम है, इस तरह फंक्शंस परफॉर्म कर लेता है। तो हमारा इस तरह नॉर्मल रूटीन होगा आगे लेक्चर्स के अंदर भी। तो सबसे पहले हम डायग्रामेटिकली या प्रैक्टिकली समझते हैं कि सोलर सिस्टम है क्या। जिस तरह मैंने डिफिनेशंस के अंदर आपको समझा दिया कि सोलर सिस्टम क्या है, अ सिस्टम है एक सन्स का जिसके इर्द गिर्द जो हेवनली ऑब्जेक्ट होता है वो चक्कर लगाते हैं। किस तरीके से, लेट्स सपोज मैं आपको शो कर लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, सन है, और सन्स के इर्द गिर्द क्या होते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट। और हेवनली ऑब्जेक्ट से क्या मतलब होता है, एक सोलर सिस्टम है। अब ये सेंटर में जो आपको नजर आ रहा है ये मेरा हैंड, ये क्या है, सन है, और इसके इर्द गिर्द ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स है। मतलब ये कि ये क्या है, प्लेनेट है, फिर एस्ट्रॉयड है, ये मेटियर्स है। ये सन्स के इर्द गिर्द क्या चक्कर लगाते हैं, और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सिस्टम ऑफ द सन, सन का वो सिस्टम जिसके इर्द गिर्द हेवनली ऑब्जेक्ट अराउंड द ऑर्बिट सर्कुलेट होते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम के अंदर हमने स्पेसिफिक टारगेट कर लेना है प्लेनेट्स को, और यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज भी ईटा के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज प्लेनेट। डियर टीचर, यहाँ पे मैंने टोटल प्लेनेट का जिक्र किया है, और यहाँ से फर्स्ट एमसीक्यूज आता है, और वो फर्स्ट एमसीक्यूज किस तरीके से ईटा के अंदर पूछते हैं कि टोटल प्लेनेट का तादाद कितना है। तो याद रखिए डियर टीचर्स, बुक्स के अंदर जो मेंशन है वो कितने हैं, 8 प्लेनेट है, लेकिन कुछ बुक्स के अंदर 9 भी मेंशन है, और 9 का रीजन मैं बताता हूँ कि 9 क्यों है और 8 क्यों है। सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे हमने ये सारी चीजें डिस्कस भी करनी है। तो टोटल प्लेनेट के अगर एमसीक्यूज आ जाए तो याद रहे कि आपके पास जो टोटल प्लेनेट है वो कितने हैं, 8 है। लेकिन अगर आप नीचे देख ले, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है 7। ये उस टाइम पॉसिबल है जब आपसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह पूछे जाए कि अर्थ के अलावा टोटल प्लेनेट कितने हैं, तो फिर आपने 7 को करेक्ट कर लेना है। अगर जनरली एमसीक्यूज पूछे जाए तो फिर आपने 8 के ऊपर जाना है, 8 करेक्ट ऑप्शन होगा। और वो 8 जो प्लेनेट है उसका नाम क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेनेट क्या है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, बहुत आसान और यूनिक तरीके के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने सिर्फ अपने माइंड्स को एक्टिव कर लेना है और इंफॉर्मेशन को पिक कर लेना है। काइंडली सबसे पहले तो कोशिश कर ले कि इस लेक्चर को
आप नोट डाउन कर रहे एक्स्ट्रा पेज के ऊपर। अगर नहीं कर सकते तो लास्ट में मैं यहाँ से थोड़ा टाइम्स के लिए साइड पे हो जाऊंगा, आपने फिर स्क्रीनशॉट लेना है और इसको बार बार रिवाइज कर लेना है। याद रखिए डियर टीचर, अगर आप के जहन में ये है कि मैंने एक बार देखना है और वो हो जाएगा, इस तरह कभी नहीं हो सकता है। बार बार प्रैक्टिस होने से या बार बार रिवाइज होने से आपका ये लेक्चर और बाकी लेक्चर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं प्लैनेट्स नेम्स के ऊपर। टोटल प्लैनेट कितने हैं? 8। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि आइए हमारे पास 8 प्लैनेट है कि नहीं। नंबर 1 पे क्या है? मरकरी है, वेनस है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। इस तरह सीक्वेंस के साथ आपने लर्न भी कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, वजह क्या है? यहाँ पे मैंने 7 लिखा है। दो एमसीक्यूज पॉसिबल है, अगर अर्थ के अलावा पूछा जाए तो फिर आपने 7 के ऑप्शन पे जाना है, लेकिन अगर टोटल प्लैनेट की बात हो जाए तो फिर हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। अब 8 यहाँ पे मरकरी वीनस के बाद आता है और वो है अर्थ। अब डियर टीचर, ये अर्थ जो प्लेनेट है आपने किस तरीके से याद कर लेना। अब इस प्लेनेट को आपने सीक्वेंस के साथ लर्न कर लेना है। वजह क्या है? क्योंकि आगे जितनी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर लेना है इस सीक्वेंस के थ्रू आपको आसानी से याद होगा। अदरवाइज अगर आपने रेंडमली याद किए तो फिर आपके लिए इसको लर्न करना मुश्किल है। किस तरीके से? तो इसको लर्न करने के लिए आपने सिंपल एक ट्रिक्स को याद कर लेना है। ट्रिक्स क्या है? बहुत सिंपल है। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा। अब इसका क्या मतलब? माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा। आपका जो स्वीट या एनर्जेटिक मदर है वो डेली के बेस पे आपको 9 पिज़्ज़ा गिफ्ट कर लेते हैं या आपको सर्व कर लेते हैं। आपने सिर्फ इमेजिन कर लेना है इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस की तरह अपनी इस प्लेनेट्स को याद कर लेना है। और याद रखिए इस सेंटेंस का जो फर्स्ट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फर्स्ट लेटर होगा इससे ये आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। किस तरीके से? माई में देख ले एम फर्स्ट है, मैंने हाईलाइट भी किया है ब्लैक कलर से। एम से आता है मरकरी, इस तरह वीरी वी से वेनस, एनर्जेटिक एनर्जेटिक में ए से आता है अर्थ, और फिर बादर में एम से मार्स, इस तरह जस्ट में जुपिटर, सर्ड में एस सैटर्न, और इस तरह अस में यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून, और लास्ट में पिज़्ज़ा लिखा है। और लास्ट जो प्लेनेट है वो क्या है? प्लूटो है। लेकिन प्लूटो अब हम शुमार नहीं करते प्लैनेट्स के अंदर। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्लूटो तबाह हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अब टोटल जो प्लैनेट है वो आपके पास कितने रहते हैं? 8 प्लैनेट रहते हैं। डियर टीचर, यहाँ तक तो आपने सिंपल प्लैनेट्स का नाम याद किया थ्रू टेक्स्ट के जरिए। आगे चलते हैं कि आगे सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। नंबर 1 क्या है? इनर पार्ट्स, और दूसरा क्या है? आउटर पार्ट। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया कि आपने इस सीक्वेंस को याद कर लेना है, इस सीक्वेंस के साथ ही जितना भी लेक्चर है उसको आसानी से याद कर सकते हो। किस तरीके से? कभी कभार एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि इनर पार्ट्स के अंदर कौन से प्लैनेट्स आते हैं। स्पेसिफिक 1 भी कभी कभार मेंशन होता है, 2 भी, सी ऑप्शन एंड ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शंस के अंदर आपने गौर कर लेना है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नंबर 1 क्या है? मरकरी है। क्या है? मरकरी। फिर वेनस है, इस तरह अर्थ है, और फिर मार्स है। तो यहाँ टेक्स्ट के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? वेरी एनर्जेटिक मदर। यहाँ तक आपने इसको याद कर लेना है एनर के लिए। और एनर से क्या मतलब? यानी एन से आता है मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, एन फिर आता है मार्स। ये आपके साथ क्या हो गए? एनर प्लैनेट हो गए। और अगर एमसीक्यूज में आ गया तो आपने फिर ऑल ऑफ दिस को करेक्ट कर लेना है। अगर स्पेसिफिक 1 या 2 को मेंशन है तो फिर बोथ का ऑप्शन जाना है, या अगर 1 को मेंशन है और बाकी ये वाला उठा है आउटर वाला तो फिर भी आपने थोड़ा बहुत गौर कर लेना है। इस तरह नहीं कि आप नीचे वाले को कलेक्ट कर लें। इस तरह एक और पॉइंट आपने एनर के साथ याद कर लेना है, या एनर के लिए आल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और मोस्ट इंपोर्टेंट, सन के करीब ये प्लैनेट है। सन के करीब कौन से प्लैनेट है? माई वेरी एनर्जेटिक मदर। ये 4 जो प्लैनेट है सन के करीब है, बाकी सन से थोड़ा दूर है। और वो कौन से है? आउटर वाले। आउटर वाले को हम क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड गैस एजेंट। गैस एजेंट का क्या मतलब होता है, या गैस जेंट्स का मतलब, यानी ये एस कम्पेयर टू एयर ये बड़े होते हैं साइज के लिहाज से, तो इसी वजह से हम इसको गैस जेंट्स भी कहते हैं। और ये आउटर वाले हो गए, आउटर वाले सोलर सिस्टम। इसके अंदर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। और इसके लिए आपने दोबारा से उस सेंटेंस की तरफ जाना है, जस्ट सर्व्ड अस 9 पिज़्ज़ा, JSUNN पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये किसके अंदर आते हैं? आउटर पार्ट्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो डियर टीचर, यहाँ तक तो हमने सैंपल कंसेप्ट को बिल्ड कर दिया। आगे यही कंसेप्ट हमने अप्लाई कर लेना है करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, और वहाँ से अक्सर एमसीक्यूज भी आते हैं। किस तरीके से? हम स्टार्ट लेते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेनेट।
जिस तरह यहाँ पे हमने सीक्वेंस के अंदर डिस्कस किया, सीक्वेंस के अंदर फर्स्ट वन प्लैनेट का नाम क्या है, मरकरी है, और मरकरी से हम स्टार्ट भी लेते हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को नोट कर लेना है और इसके ऊपर थोड़ा गौर कर लेना है कि एक दूसरे के साथ कौन सी रिजेंबल है, डिफरेंसेस क्या है, आपने किस तरीके से एक दूसरे के साथ इसको मैच कर लेना है। तो ये ट्रिक आपने इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले प्लैनेट का नाम क्या है, मरकरी। मरकरी के नीचे मैंने कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट लिखे हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। दूसरा क्या है, नियरेस्ट टू सन है। अब इसका क्या मतलब, आप इसको डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, लाइक किस तरीके से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है सन, सन के करीब जो फर्स्ट वन प्लैनेट है वो क्या होगा, वो कौन सा होगा, मरकरी होगा। और ये सन के करीब भी होगा, फर्स्ट प्लैनेट भी है और सन के करीब भी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। प्लैनेट के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो वो है मरकरी। तीसरा पॉइंट क्या है, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग। इट्स मीन जिस तरह हमने डिस्कस किया कि सन्स के अंदर ही वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो इसमें जो फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है वो कौन सा है, मरकरी है। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लर्न कर लेना है कि फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट का नाम क्या है, मरकरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप एमसीक्यूज, यहाँ से एमसीक्यूज अक्सर रिपीट होते हैं कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके अंदर कोई मून नहीं होता है, तो वो क्या है, मरकरी। इसके अपोजिट अगर आप देख ले, इसके अंदर भी मून नहीं है। तो इसके लिए आपने एक सिंपल सा पेज के ऊपर टेटपैड बनाना है या डुइनो बनाना है, और एक तरफ पे वो बनाने हैं जिसके अंदर मून है, और दूसरे साइड पे आपने वो प्लेनेट शो करना है जिसके अंदर कोई भी मून नहीं है। एक साइड पे वो जिसके अंदर मून है और एक साइड पे वो जिसके अंदर कोई मून नहीं है। किस तरीके से, याद रखिए डियर टीचर, मरकरी के अंदर कोई मून नहीं है। यहाँ पे मैं इसको स्टार भी लगा लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपोजिशन के लिहाज से हर एक प्लेनेट को आपने स्टडी कर लेना है। कई जगह से भी एमसीक्यूज पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। किस तरीके से, कंपोजिशन के लिहाज से अगर आप मरकरी को देख ले, इसके अंदर ऑक्सीजन है, हेलियम है, हाइड्रोजन है, और इसके अलावा सोडियम है और पोटाशियम है। तो ये हो गया मरकरी के लिए। नेक्स्ट चलते हैं वीनस की तरफ। आपने क्या कर लेना है, जरूर कंपेरिजन कर लेना है। कंपेरिजन के थ्रू आप आसानी के साथ याद कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप एक को रट्टा कर लेंगे तो फिर एमसीक्यूज की चांसेस होते हैं कि आप गलत करेंगे। तो वीनस अगर आप देख ले, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, अर्थ ट्वीन। अर्थ ट्वीन का मतलब क्या होता है, ट्वीन्स के बारे में आपने पढ़ा है, ट्वीन्स के अंदर आपने साइंस के अंदर पढ़ा है सिस्टर एंड सिस्टर या ब्रदर एंड ब्रदर। अब वीनस का ब्रदर ब्रदर क्या है या सिस्टर सिस्टर क्या है, यहाँ से भी एमसीक्यूज पॉसिबल है। एमसीक्यूज में अगर इस तरह पूछा गया कि वीनस का ट्वीन क्या है, याद रखिए वो क्या है, अर्थ है। और रीजन क्या है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकली आपको शो कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये दो मार्कर है, ठीक है, ये अर्थ है और ये वीनस है। यहाँ पे चेक कर ले, इसका भी कलर ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, नीचे की तरफ से ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, दरमियान में वाइट है। और अगर साइज के लिहाज से देख ले, दोनों क्या है, सेम है। अगर इसके मास चेक कर ले, वो भी सेम है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे के ट्वीन। तो अर्थ का जो साइज है या वीनस का जो साइज है या डेंसिटी है वो एग्जैक्ट सेम हुए अर्थ की। तो इसी वजह से अगर एमसीक्यूज के अंदर आ गया कि अर्थ का ट्वीन क्या है, वीनस है, या वीनस का ट्वीन क्या है, वो अर्थ है, तो ये पॉइंट आपने पिक कर लेना है। दूसरा पॉइंट क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट। प्लेनेट में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट का नाम क्या है, वीनस है। और रीजन क्या है, रीजन ये है कि अगर आप इसकी कंपोजिशंस देख ले, कंपोजिशंस के अंदर इसके अंदर ज़्यादा मकदार में CO2 पाया जाता है, और इसके अलावा H2SO4 जो जहरीला गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पाया जाता है। तो इसके बेस पे इसके अंदर जो गर्मी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। इट्स मीन कि ये प्लेनेट क्या है, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। और यहाँ पे मैंने इसके साथ साथ एक पॉइंट अंडरलाइन किया हुआ है, मीन्स जब सन अराइज होता है तो वो कहाँ से होता है, वेस्ट से, और फिर जब गिरता है ईस्ट की तरफ तो ये कौन से में प्लेनेट में, वीनस में। पॉइंट क्या है, 1 डे इज इक्वल टू 243 इन अर्थ। मतलब ये कि वीनस के ऊपर अगर आपने एक दिन गुजारा तो वो अर्थ की तकरीबन 243 डेज के बराबर है। ये एमसीक्यूज आपने साथ में नोट्स कर लेना है। अगर आपने वीनस के ऊपर एक दिन गुजारा तो ये अर्थ की कितने दिन के बराबर है, 243।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो कॉल मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं। कभी कभार इस तरह भी एमसीक्यूज आता है कि मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किस प्लेनेट्स को कहते हैं। तो ये तीन तीन चार चार इन्फॉर्मेशन याद कर लेना इतना मुश्किल नहीं है, तो आपने ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद कर लेना है कि मॉर्निंग या इवनिंग स्टार को किस प्लेनेट को कहते हैं। तो वो कहते हैं वीनस को। यहाँ पे एक ई वर्ड्स भी आ गया है, तो इससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि वीनस जो होता है वो इवनिंग स्टार भी इसको कहते हैं या मॉर्निंग स्टार भी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो कौन सा प्लेनेट है, क्या इसके अंदर मून नहीं है। मरकरी है, वीनस है, बोथ है या नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बोथ, यानी वीनस के अंदर भी कोई मून नहीं है और इस तरह मार्स मरकरी के अंदर भी कोई मून नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्लेनेट की तरफ जो कि है अर्थ। बहुत सिंपल प्लेनेट है जिसके ऊपर हम लाइफ गुजारते हैं। एस्मीन के ये सस्टेन लाइफ है, इसके ऊपर लाइफ गुजारना पॉसिबल है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मून के लिहाज से देखा जाए तो अर्थ के ऊपर वन मून है और मरकरी और वेनस के ऊपर कोई मून मौजूद नहीं था। तो ये आपने साथ साथ में कंपेयर कर लेना है कि किसके ऊपर कितने मून्स हैं। तो अर्थ के अंदर कितने मून आते हैं? वन मून्स। और कंपोजिशन के लिहाज से देख ले तो बहुत सिंपल है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। बाकी एटमोसफियर के अंदर जितनी भी गैसेस है वो अर्थ के अंदर मौजूद है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अर्थ स्टूडेंट्स के लिए 70% वाटर है और इस तरह 30% क्या है? लैंड। बुक्स में 71% वाटर मेंशन है, लेकिन जनरली 70% आपने याद कर लेना है अर्थ के लिहाज से। नेक्स्ट प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं और वो है मार्स। अब डियर टीचर, मार्स से आगे जितनी भी प्लैनेट है आपने एक दूसरे के साथ इसको कंपेयर कर लेना है, फिर आपके लिए आसान होगा। किस तरीके से? मार्स के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? सेकंड स्मॉलेस्ट। फर्स्ट वन स्मॉलेस्ट क्या था? मरकरी था। लेकिन अगर सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट्स के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है? मार्स। और आपने किस तरीके से याद कर लेना है? देखो टेक्स्ट के अंदर सबसे पहला प्लैनेट का नाम क्या है? मरकरी है और ये एम से शो होता है। इस तरह अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स भी एम से स्टार्ट होता है। तो सेकंड एम का मतलब यह होता है कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट है। फर्स्ट स्मॉलेस्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या है? मरकरी है। और सेकंड के बारे में अगर पूछा जाए तो वो क्या है? मार्स है। मून के लिहाज से अगर मार्स को देख लें तो इसके अंदर दो मून है, वो मैंने मेंशन नहीं किया है तो आपने इसको साथ साथ में नोट्स कर लेना है। इसके अंदर ये कितने मून होंगे? 2 मून होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको साथ साथ जिस तरह मैंने पीछे डिस्कस किया एक कंपैरिजन कर लेना है कि कितने मून्स किस प्लैनेट्स के अंदर कितने मून्स हैं। तो मार्स के अंदर कितने मून्स हैं? 2 मून्स हैं। और अर्थ के अंदर कितना था? 1 मून्स था। थर्ड पॉइंट क्या है? रेड प्लेनेट है। रेड प्लेनेट क्यों है? इसका जो आप कलर देखेंगे यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ, ये रेड प्लेनेट है। रेड प्लेनेट क्यों है? एटमॉस्फेयर इसके अंदर यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड है और इसी वजह से इसका जो कलर है वो क्या है? रेड प्लेनेट है। तो ये भी आपने साथ साथ में नोट्स कर लेना है। कभी कभार प्लेनेट्स के बारे में इस तरह भी एमसीक्यू आता है कि ब्लू कौन सा है, रेड कौन सा है या जेंट्स वाले कौन से हैं। तो ये भी साथ साथ में आपने थोड़ा बहुत इसको भी रटना है क्योंकि ये रटने के पॉइंट्स है। और कभी कभार आप अगर आपको ये पॉइंट भी आते हैं तो इसके लिहाज से भी आपको इसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन इतना डीप स्टडी कोई नहीं करता है इसलिए इसके लिए मुझे इतना आइडिया है। लेकिन अगर आपने ये डीप स्टडी किया और आप अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया तो इस तरह एमसीक्यूज खुद से भी सोल्व कर सकते हो। सीजन के लिहाज से देख ले तो इसके अंदर पोलर आइस कैप है, कैनियन है या इसके अंदर वॉल्केनोस वगैरह। तो ये कौन से प्लैनेट्स के अंदर आते हैं? मार्स के लिहाज से। और कंपोजिशंस के लिहाज से देख लें तो CO2, आर्गन, नाइट्रोजन तो होगा ज़्यादा मकदार में, लेकिन इसके अंदर जो कम मकदार में होगा वो O2 होगा और इस तरह वाटर वेपर होगा। ये कंपोजिशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने टेस्ट को याद कर लेना है। तो यहाँ तक तो आपने इन तीनों को या चारों को कंपेयर किया कि किसके अंदर कितनी मून्स है और कौन से इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आपने एक को याद किया बाकी 3 आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे। किस तरीके से? हम स्टार लेते हैं जुपिटर से, क्योंकि मार्स के बाद कौन सा आता है? जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और लास्ट पे प्लेटो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जुपिटर के अंदर क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, लार्जेस्ट प्लेनेट है। स्मॉलेस्ट कौन सा था? मरकरी। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा था? मार्स था। लार्जेस्ट कौन सा होगा? जुपिटर होगा। तो ये आपने नोट्स कर लेना है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होगा? सैटर्न होगा। यानी सीक्वेंस के साथ हम आगे चलते हैं। फिर थर्ड लार्जेस्ट कौन सा होगा? यूरेनस होगा। ठीक है, तो इस तरह एक सीक्वेंस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। जुपिटर अगर लार्जेस्ट है तो इसके अंदर अगर आप डायग्रामेटिकली देखें
तो इसके अंदर रेड रेड स्पॉट नजर आते हैं, तो रेड स्पॉट जेंट बीस को कहते हैं, जुपिटर को। लेकिन अगर आप सैटर्न को देख लें तो इसके ऊपर कलरफुल रिंग नजर आ रहे हैं लाइक दिस। तो कलरफुल रिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आ जाए, रेड स्पॉट जेंट्स के बारे में पूछा जाए तो आपकी माइंड में ये पॉइंट होनी चाहिए, और यूरेनस के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आइस जेंट है। तो यहाँ तक आपने 3 पॉइंट्स को कंपेयर किया। नंबर 1 क्या था, रेड था। नंबर 2 क्या था, कलरफुल रिंग। और नंबर 3 क्या था, आइस जेंट था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस तरह ऊपर हमने कंपेयर किया मून के लिहाज से, तो आपने यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेना है। जुपिटर के अंदर अगर आप देख ले तो कितने हैं, 80 से 95। कितने हैं, 80 से 95। सैटर्न के अंदर कितने हैं, 82 है। और इस तरह यूरेनस के अंदर कितने हैं, 27 है। इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हो। देखो सैटर्न के अंदर एस के बाद ए और टी आता है, मतलब 80, यानी इसके अंदर जो मून का तादाद होगा वो 80 के करीब करीब होगा, यानी 82। इस तरह अगर हम यूरेनस की बात करें तो यहाँ एस के ऊपर खत्म हो रहा है, यानी 7 टू 27। तो यहाँ आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। और अगर हम नेपच्यून की बात करें तो एन अल्फाबेटिकल अगर आप इस तरह काउंट करेंगे ए बी सी डी तो अप टू 14 एन का नंबर आता है। तो इट्स मीन कि नेपच्यून्स के अंदर जो प्लैनेट्स का मून्स का तादाद होगा वो 14 होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं सिंपल कंपोजिशन है। कंपोजिशन के लिहाज से मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर लेता हूँ, आपने सिर्फ उसको लर्न कर लेना है। और वो पॉइंट क्या है, अगर आप नेपच्यून्स के अंदर देखें, H2O है, मीथेन गैस है, एमोनिया है, और इसके नीचे मैंने लिखा है ब्लू। और इस साइड पे अगर आप यूरेनस को देख ले, H2O, एमोनिया और NH3 ये दोनों सेम है, इसका कलर भी क्या है, ब्लू कलर है। तो कभी कभार इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि ब्लू कलर वाले जिसके अंदर आपका कंपोजिशन एमोनिया है, इसके अलावा मीथेन गैस है, या H2O वाटर है, वो कौन से प्लैनेट है। तो कभी कभार यूरेनस नेपच्यून बहुत का ऑप्शन देता है, या कभी कभार सिर्फ नेपच्यून या इस तरह यूरेनस के बारे में पूछते हैं, तो आपने फिर एक एक के ऊपर भी जा सकते हो। लेकिन याद रखिए कभी कभार बहुत का ऑप्शन होता है या नन का ऑप्शन, तो इसके लिए आपने थोड़ा माइंड्स को एक्टिव कर लेना है। इस तरह अगर इसके अंदर देख ले तो इसको याद करने का कोई ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं है कि जुपिटर के लिए क्या कंपोजिशन है। हाइड्रोजन हो गया, हेलियम हो गया, चूंकि ये सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, इसके अंदर इमोनिया होगा, H2SO4, इस तरह वाटर होगा, और इस तरह हाइड्रोजन हेलियम सैटर्न के अंदर होगा, और इसके अंदर गैस जेंट्स भी इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं सैटर्न। तो डियर टीचर, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन को पिकअप किया होगा। मैं दोबारा से एडवाइस देता हूँ कि काइंडली इस इन्फॉर्मेशन को नोट कर लें। अगर नोट नहीं कर सकते तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, मैं साइड पे होता हूँ, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको 2 बार ज़रूर रिवाइज कर लें। और जहाँ पे मैंने स्टार लगाया है या बार बार रिवाइज किया है कि ये इंपॉर्टेंट है, आपने उसको ज़रूर रीड आउट कर लेना है, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, क्लास 4 से लेकर अप टू क्लास 8 तक इसके कम्बिनेशन है। और हमने 2 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर्स को टारगेट किया है। आज के लेक्चर में हमने इसको एंड और भी कर लेना है इस टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलो इसके बाद हमने एक और लेक्चर इस चैप्टर से लेना है, ताकि आपका सारा सिलेबस इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। जो दूसरा पोर्शन है सोलर सिस्टम के अंदर, वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सन। बहुत आसान है, सीक्वेंस के साथ जिस तरह हमने इसको रिवाइज किया, जिस तरह आगे लेके गया, इसको भी हमने सीक्वेंस के साथ ही पढ़ लेना है। मतलब ये कि यहाँ पे पार्ट्स की बात होती है, यहाँ पे हम सेक्शन की बात करेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर आप सेक्शंस को देख ले तो 2 सेक्शन है, जिस तरह ऊपर हमने डिस्कस किया आउटर इनर इनर, इसके अंदर भी आउटर एंड इनर होगा। तो आउटर के लिहाज से अगर आप देख लें, आउटर के लिहाज से हमारे पास ये जो नीचे मेंशन है ये वाले, और इनर के लिहाज से यहाँ मेरे साइड्स के ऊपर लिखे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं इनर सेक्शन वाले पार्ट से, कि इनर सेक्शंस के अंदर आपके पास कौन से पॉइंट्स आते हैं। डियर टीचर, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन को रटना है, क्योंकि रटने की चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। आप एक को लर्न करेंगे, बाकी आपने इस सीक्वेंस के साथ आके लेके जाना है, और साथ साथ में याद भी करना है। किस तरीके से, आपको पता है हम सन्स की बात करते हैं और फिर स्ट्रक्चर ऑफ सन। तो सन का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप इसको ओवरव्यू कर ले, या फिर हम इसको शो भी कर लेते हैं कि ये क्या है, सन है। सन के अंदर जो सेंटर होगा, ये क्या है, ये क्या है, सन है। सन का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। द सेंटर ऑफ द सन इज कॉल्ड कोर। तो कोर जो होगा वो सन का सेंटर होगा, और सन का जो सेंटर होगा ये कोर होगा। अब कोर्स से रिलेटेड आपने कुछ इन्फॉर्मेशन को याद कर लेना है। नंबर 1 पॉइंट क्या है, यहाँ पे मैंने इसका डिस्टेंस लिखा है। डिस्टेंस मीन कि ये अपवर्ड कितना फैला हुआ है, ये जो कोर है। याद रखिए 3
80,000 किलोमीटर अपवर्ड तक ये फैला हुआ है, ये जो कोर वाला हिस्सा है, मीन यहाँ से यहाँ तक लेट्स सपोज हम लेते हैं, तो ये जो फासला है ये कितना है, 3,80,000 किलोमीटर। और याद रखिए डियर टीचर, ये जो कोर है इसका कंपोजिशन प्लाज्मा से बना हुआ है, मीन यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा सबसे ज्यादा होगा, और वो टेम्परेचर कितना पॉसिबल है, 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। कोर का टेम्परेचर कितना होगा, 27 मिलियन सेल्सियस डिग्री होगा कोर का। और एक पॉइंट ये कि इसके अंदर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो डिफरेंटली इसके अंदर ब्लास्ट भी होंगे। न्यूक्लियर ब्लास्ट कौन से पार्ट के अंदर आते हैं, कोर के अंदर। तो ये हो गया कोर वाला पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं रेडिएटिव जोन्स की तरफ। रेडिएटिव जोन्स कौन सा जोन है डियर टीचर, याद रखिए कोर्स के बाद आपके पास जो जोन आता है, ठीक है, जिस तरह आपने जनरली ये नाम सुना है जोन्स, एक जोन होता है, दूसरा जोन होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जोन होता है, तो इस तरह ये भी जोन होता है। कोर्स के बाद जो नेक्स्ट ईयर आता है उसको रेडियो एक्टिव जोन कहते हैं। रेडियो एक्टिव जोन्स का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ तक, वो कितना है, 4,94,000 किलोमीटर। कितना है, 4,94,000 किलोमीटर इसका क्या है, डिस्टेंस है, यानी फासला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने सिंपल क्या कर लेना है, इस 2 को रिमूव कर लेना है। इस 2 को हम क्या करते हैं, रिमूव, तो यहाँ पे 7 बचता है, तो इस मीन कि जो दूसरा होगा रेडियो एक्टिव, ये 7 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा इसका जो टेम्परेचर है रेडिएटिव जोन। मतलब ये कि यहाँ 27 से आपने सिर्फ 2 को माइनस कर लेना है इस साइड वाले पे, और फिर जो रहता है वो आपका यही टेम्परेचर होगा। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कोर वाला, फिर रेडिएटिव जोन वाला। नेक्स्ट चलते हैं कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन का मतलब ये कि इसके बाद जो लेयर आता है, थर्ड लेयर, ये क्या है, कन्वेक्टिव जोन। और कन्वेक्टिव जोन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6,95,000 किलोमीटर। ये अपवर्ड तक फैला है, मतलब रेडियो एक्टिव जोन्स के बाद जो कन्वेक्टिव जोन आता है वो आगे लेयर तक। चूंकि हमने इनर सेक्शंस को स्टडी कर लेना है, तो इनर सेक्शन का मतलब ये कि यहाँ तक ये कितना, 6,95,000 किलोमीटर। और अगर टेम्परेचर के लिहाज से देख ले तो यहाँ आपने क्या कर लेना है, जो 2 रिमूव किया था दोबारा से उसको आपने सिंपल एच कर लेना है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो 2 मिलियन सेल्सियस डिग्री होगा। ये कौन से जोन का होगा, कन्वेक्टिव जोन। तो डियर टीचर, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट है, अगर आप रट नहीं सकते तो इस सीक्वेंस के साथ आप लर्न कर ले। मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि इंशाल्लाह थ्रू आउट लाइफ पर आप इसको नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया इन सेक्शन पोर्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट चलते हैं आउटर सेक्शंस की तरफ, और इस तरह इसको भी हमने सीक्वेंस के साथ पढ़ना है। तो डियर टीचर, आउटर सेक्शंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 4 पार्ट्स आते हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना एंड प्रोमिनेंस। बहुत आसान है। फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, यानी जो पार्ट्स विजिबल होता है सन वाला उसको हम कौन सा पार्ट कहते हैं, फोटोस्फीयर, यानी ये विजिबल लेयर होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोलर सरफेस होगा, जो विजिबल पार्ट होगा डिफरेंट वो सोलर सरफेस भी होगा। थर्ड पॉइंट क्या है डियर टीचर, ये आपने इस बाकी साथ फिर कंपेयर कर लेना है, एक को आपने लर्न कर लेना है, बाकी फिर आपने कंपेयर कर लेना है। अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करें केल्विन में, तो ये कितना है, 6,500 अप टू 4,000 डिग्री केल्विन। कितना टेम्परेचर है, इतना। यह अगर आप इसको चेक कर ले, 250 से लेकर 1300 माइल्स बिटवीन होता है इन द सेंस। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें केल्विन में, तो वो कितना है, यहाँ अप टू 4 खत्म हुआ था, और यह अप टू 4,000 से स्टार्ट होता है, 8,000 डिग्री केल्विन के ऊपर क्या होता है, खत्म होता है। तो देख लिया, यहाँ पे 4 पे खत्म हुआ था, यहाँ 4 से स्टार्ट होता है, 8,000 के ऊपर फिर खत्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं कोरोना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है सन का। और अगर हम बात करें इसकी डिस्टेंस की, तो ये तकरीबन 1300 मिलियन अबव होता है ऑन द फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर के अबव, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये फोटोस्फीयर है तो 13 मिलियन अबव होता है फोटोस्फीयर के ऊपर कोरोना। और अगर टेम्परेचर के लिहाज से इसको देख ले तो ये कितना बनता है, 5 लाख से लेकर 1 मिलियन डिग्री केल्विन आता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका आता है, फिर कोरोना का आता है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप कोरोना पार्ट्स को देख लें तो ये आप नेक्ड आई के थ्रू आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपने टेलीस्कोप्स के थ्रू क्या कर लेना है, इसका ऑब्जर्वेशन कर लेना है। और ये कौन सा पार्ट है, कोरोना पार्ट है। लास्ट पे क्या है, प्रोमिनेंट आल्सो फिलामेंट, और ये एक्सटर्नल आउटवर्ड, यानी सन्स का जो आउटर लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं अगर इसको शो कर लूँ तो ये क्या है, प्रोमिनेंस पार्ट है सन्स का। तो डियर टीचर, यहाँ तक हमने पार्ट 1 को ऑलमोस्ट कंप्लीट किया, जिसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया
प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम क्या है, इनर पार्ट क्या है, आउटर पार्ट क्या है, इनर सेक्शन क्या है, आउटर सेक्शंस क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट आपने किस तरीके से या किस सीक्वेंस के साथ लर्न कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, और इसके अंदर हमने बाकी जो टॉपिक्स है, लाइक जिस तरह हमने डिफिनेशंस के अंदर स्टडी किया है, हेवनली ऑब्जेक्ट क्या, एस्ट्रॉयड हो गया, मेटियोर, वो स्टडी कर लेना है। अर्थ के बारे में और मून्स के बारे में थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ एक बुक्स को टारगेट तो नहीं कर लेना है। फोर्थ क्लास से अप टू 8 क्लास तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कंबाइन करके इस तरह डिलीवर कर लेना है। तो डियर टीचर, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपने एंजॉय भी किया होगा, आपने साथ साथ इंफॉर्मेशन भी नोट्स किया होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट में आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एमसीक्यू शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। काइंडली आपने इसका आंसर देना है ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपका कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा मैं आपके साथ कुछ एमसीक्यूज भी शेयर कर लेना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर लेना है, क्योंकि हमारा टारगेट है सबसे पहले कंसेप्ट को बिल्ड कर लेना। बाकी जो एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होगा वो खुद ब खुद आप मुख्तलिफ बुक से भी कर सकते हो। आज जो कम्पिटेटिव एमसीक्यूज होंगे, बार बार रिपीटेड एमसीक्यूज होंगे जिसके अंदर कंसेप्ट होंगे, इसके ऊपर मैं अकेला सा एक सेक्शन का वीडियो बनाऊंगा, आपने वहां से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इसमें आपका कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको बाकी चैप्टर चाहिए, इस तरह इससे रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर ले सिंपल। वहाँ पे मैं अक्सर जो पास्ट पेपर होते हैं या रिलेटिव एमसीक्यूज होते हैं वो मैं शेयर कर लेता हूँ। कभी कभार क्या होता है वहाँ से एमसीक्यूज का अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर लें तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।